नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा। और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। बीच में आता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी और आज हम बात करने वाले हैं मेल्ट डाउन पे, क्योंकि इतनी जगहों से मेल्ट डाउन हो रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या कौन कौन मेल्ट डाउन हो रहा है। कोई सेक्युलर जो है वो अचानक राम भजन गा रहा है और कोई सारा जो है वो कोई इस्लामिस्ट जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का एक्सपर्ट बन गया है और कोई लेफ्टिस्ट जो है वो मुहूर्त का एक्सपर्ट बन गया है। क्यों हर्ष जी, क्या हो रहा है? जी, 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 बिल्कुल। और विशेषकर पत्रकार बंधु जो हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट हो गए हैं अचानक। हाँ जी, 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 जी। और देखिए, जो द लायर वाले हैं, उन्होंने जो है अपने लेटेस्ट शो में जो है वो फारूक अब्दुल्ला को लेके आए। कपिल सिब्बल कपिल साहब ने सिब्बल उनका और फारूक अब्दुल्ला। वो वो कहते हैं करेला और नीम चढ़ा, तो वो वाला मामला उनका। और उसमें मुझे लगता है कि पहले प्लानिंग हो गई थी कि फारूक अब्दुल्ला साहब से जो है राम भजन गीत गवाया जाएगा। और स्पेशली वो राम पे उसको घुमा के लाते हैं पूरे इंटरव्यू को और फिर कहते हैं कि भाई आप हमें जो है राम भजन आप सुना है, बहुत अच्छे गाते हो। जबकि सोशल मीडिया पर जो है मैंने आज तक फारूक अब्दुल्ला साहब के जितने भी वीडियो देखे हैं, जब वो इस तरह की पार्टीज में जाते हैं, गाने के तो वो शौकीन हैं, लेकिन वो फिर जो है रफी किशोर कुमार के गाने गाते हैं हाथ हाथ में पैग लेके इस तरीके से, और झूमते हुए गाते हैं बड़े मस्त अंदाज में। तो गाना तो अच्छा गाते हैं वो। गाना वैसे मैं अच्छा बता गाते दूं, हैं, नो डाउट, गायक बढ़िया फारूक है वो। फारूक अब्दुल्ला जो है वो जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे हैं जी, 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 जी। और उन्होंने कल यहाँ बताया कि उन्होंने का जो है यहाँ से काफी मेडिसिन की थी। जी, हाँ। कई बार आते रहते तो हैं यहाँ पे थे। अभी तो बहुत हाँ, दिनों से नहीं आए, पहले काफी आते थे। हाँ। तो उन्होंने बताया कि मैं पहले जयपुर से मैंने मेडिकल की वो की, और उसके बाद फिर 1964 में मैं लंदन चला गया। उसके बाद वहाँ बाकी वैसे अपने अब्दुल्ला के बारे में एक बात कही जाती है और वो जी। मैंने, जो मेरी पुस्तक है अनब्रेकिंग इंडिया, वो मैंने उसमें हुँ, रिकॉर्ड की है कि हुँ, शेख अब्दुल्ला के बारे में कहते थे कि भाई ये जो है, ये बंदा पूरी तरह से तो सांप्रदायिक है जब ये कश्मीर घाटी में होता है, तो जब ये जम्मू में आ जाता है तो ये कम्युनिस्ट हो जाता है। हुँ। और और जब ये दिल्ली में आता है तो राष्ट्रवादी हो जाता है। ये यही बात फारूक अब्दुल्ला पे लागू होती है। इसमें थोड़ा-सा आप शब्दों का हेर-फेर कर लीजिए कि वो हुँ, इस्लामिस्ट रहता है या पाकिस्तान परस्त रहता है। जब होता है कश्मीर घाटी में, जम्मू में आ जाता है तो प्रगतिशील बन जाता है और जैसे ही दिल्ली में आता है तो राष्ट्रवादी, राम भक्त सब कुछ बन जाता है। हाँ। और एक बात और बताऊँ मैं संजय जी, ये जो इस तरह के लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला उनके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये आजकल मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी पे हमला करने के लिए ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी की जबरदस्त तारीफ करने लगे। ये जो है ना, कुछ दिनों में 10 साल बाद नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ करेंगे। जी, जी, जी। ये नहीं करेंगे तो इनके बच्चे बच्चे पोते ये तो करेंगे, उमर अब्दुल्ला और ये सब तो करेंगे। ये तो शायद अपने जीते जी ना करें, लेकिन इनकी अगली जनरेशन जरूर करेंगी, ये तो बात तय है। और ये उसमें अब ऐसे उदाहरण कैसे-कैसे दे रहे हैं? ये उदाहरण देते हैं कि साहब जब अटल जी ने पहला भाषण दिया पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, खड़े होके आए और उन्होंने कहा कि अटल तू, इस तरह से बताते हैं वो उस किस्से को कि अटल तू एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये बात कही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आज देखिए आज नरेंद्र इसका मोदी मतलब कह भाई, सकते हैं।
इसमें भी नेहरू जी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। जी, तो फिर जी, तो जी। राम मंदिर भी उन्होंने आज नेहरू जी की भविष्यवाणी वजह की से थी। हुआ है। हाँ, इसीलिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, तो इसलिए जो है अटल जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो मुझे लग रहा है कि इन्हें शायद लग रहा होगा कि वो आज वो नरेंद्र मोदी कभी उमर अब्दुल्ला के बारे में ऐसा कह दें, या राहुल गांधी के बारे में ऐसा कह दें कि तू एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, अब्दुल्ला। तो हाँ, खैर हम उस इंटरव्यू की बात कर रहे थे। उसमें एक बात और भी था कि इन्होंने जो है बड़ा कपिल सिब्बल साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी लिख कर दिया हो, लेकिन पब्लिक मंच में उन्होंने स्वीकारोक्ति उनकी जो आ गई है कि वो राम को मानते हैं, राम उनके दिल में बसते हैं और राम के भजन भी वो गाते हैं। और मोदी जी तो केवल मंदिर बनवाते हैं, बाकी उनके सारे आदर्शों का पालन कपिल सिब्बल बहुत ईमानदारी से करते हैं। ये भी खुलासा किया उसमें सिब्बल ने। वो तो दिख रहा है। तभी तो राम रोकने के लिए उन्होंने पूरा एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था। बताओ, ये कह रहे थे कि साहब रामलला कौन है, वो तो कोई इसका अस्तित्व ही नहीं है, लिखित में है सब चीजें, ऑन डॉक्यूमेंट है। आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका पूरा क्रेडिट साहब मोदी जी को दूंगा। मोदी जी ने ऐसे ऐसे लोगों से ऐसे ऐसे काम करा दिए हैं। अभी अजीत भारती ने एक वीडियो बना है अपना, तो उसने कहा है कि देखिए ये जो केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं वहां दिल्ली में, तो हो सकता है कि ये कुछ दिनों के बाद आपको मुंह लाल करके और पूंछ लगा के अयोध्या में कूदते हुए भी मिले। और अगर कई इस तरह के जो है वहां पे लोग कूदते मिले तो मुखौटा हटा के देख लेना, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल हो। देखिए वो तो ये सब लोग कह रहे हैं, देखिए आप समझिए इस बात को। जी। कह रहे हैं कि भाई राम के जो असली आदर्श हैं, उनका पालन करने वाले तो यही लोग हैं, हाँ क्योंकि जी। भगवान राम जो थे, वो पूरी तरह से सेक्युलर थे हाँ, सही और बात। सेक्युलर थे और उनका जो पूरा का पूरा जो मर्यादा है, वो उसमें शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण करना बहुत आवश्यक था। तो ये इस प्रकार से राम जी की मर्यादा को चित्रित कर रहे हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा है, समस्या ये है। हाँ, लोग जो है एक और उदाहरण देते हैं ये। वो ये कहते हैं, ये सब जितने भी वामपंथी टाइप के लोग हैं, ये कहते हैं कि जब भगवान राम जो है वो वहाँ पे राजा बने और गद्दी सँभाली उन्होंने आके वनवास के बाद, तो उन्होंने अपनी जो मंत्री परिषद की बैठक हुई, उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, अगर मैं कोई गलत काम करूँ तो मुझे रोक देना। लेकिन बीजेपी वाले मोदी जी को तो रोकते ही नहीं। किसी की हिम्मत ही नहीं है मोदी जी के सामने बोलने। तो ये खुद ही जो है मोदी जी की तुलना भगवान राम जैसे शख्सियत से करने लगे हैं। इन लोगों का क्या करा जाए, अब कुछ भी कर रहे हैं। आज एक बड़ा वो वीडियो वो है वायरल हो रहा है, आज आपने वो उत्तरकांड में देखा? चौपाई है ये जो आपने बताया, कह रहे हैं कि "जौ अनीति कछु भाखहु हाँ, हाँ। भाई, जी, तौ जी। महि बरजेहु भय बिसराई"। हाँ, एक ये वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। आपको इसको मेल्ट डाउन वालों में सबसे अग्रणी है ये साक्षी जोशी। कौन? साक्षी हाँ, हाँ, हाँ। जोशी। वो ये बिल्कुल, वो ये तो भाई ये और देखिए ये तो वीडियो। 2018 में तो कुछ कह रही थी, आज कुछ कह हाँ, रही। हाँ, हाँ। यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। लाओ ना सर, राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर हमारी आस्था का इशू है। हम तो भव्य राम मंदिर देख रहे हैं सर, ऑर्डिनेंस लाइए ना। राम मंदिर बन रहा है ना। बताइए, जो जो लोग राम मंदिर की डिमांड कर रहे थे, वही कह रहे हैं कि हाँ। साहब राम मंदिर आने से क्या हो और जाएगा? आज इसकी जो वीडियो आई है, रो रही है उसमें ये। राम मंदिर बन हाँ। रहा है, ये महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे। ये इसे 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 सही मायनों में संजय जी इसे कहते हैं मेल्ट डाउन। ये है मेल्ट डाउन सही मायनों में। आप ये और देखिए कल जो फारूक अब्दुल्ला हमारा इंटरव्यू में रो पड़ा। फारूक अब्दुल्ला इंटरव्यू में 2 बार रोया है, पता नहीं असली रोया है या झुटमुट का रोया है, मुझे तो पता नहीं है। 2 बार रोया वो, ये बात बताने के लिए कि साहब हमने इस देश के लिए क्या किया। और सबसे बड़ी बात क्या कही, सबसे बड़ी बात उसने ये कही फारूक अब्दुल्ला ने कि सब जो मेरे फादर थे, उन्होंने अपने समय में यहाँ के जो मुफलिस और गरीब लोग थे, जो जमीनें बोते थे, उन्हीं को उनकी काश्त दे दी कि भाई आप जमीन बो रहे हो तो आपको ही ये जमीन मिलती है। तो इसलिए जो है जब कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ, दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे, तो जम्मू कश्मीर का एक किसान उसमें नहीं था, क्योंकि इसे जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की।
झूठ बोलता है। वो सारा का सारा जो था उसने केवल और केवल अकेला ऐसा प्रदेश था, ये भी मैंने डॉक्यूमेंट किया है अपनी पुस्तक में। ये जी। अकेला प्रदेश था जिसने बिना मुआवजे के लोगों की ज़मीनें ले ली। क्यों? हाँ, क्योंकि अधिकतर ज़मीनें जो थी वो कश्मीरी पंडितों के पास थी। बिल्कुल हिंदुओं की थी वह सब, सही बात। पूरी की पूरी हिंदुओं की ज़मीनें हड़पने के लिए कानून लाया गया था। जी, जी, वो इतना रोशनी ज़्यादा कानून क्या बिल्कुल कहते थे आ इसको? हाँ, आतंकवादी कानून था ये। बाकी और जगह भी ज़मीनों का अधिग्रहण हुआ, सीलिंग कानून हुँ। सभी जगह लाया गया, जी, लेकिन जी। सीलिंग कानून में मुआवज़ा दिया जाता था। हाँ, इन्होंने सर बिना मुआवजे के हड़प ली ज़मीनें। बिल्कुल सर्किल रेट के हिसाब से पैसा तय होता था और वो दिया जाता था, अखबारों में गज़ट निकलते थे उसके, मैंने देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो इस तरह के कुतर्क कर रहे हैं ये सब लोग, अब क्या करा जाए इनका? अब मोदी जी ने इस हालत में पहुँचा दिया है, किसी भी तरह से ही, चाहे वो राम का नाम तो लेना पड़ ही रहा है साहब, बच नहीं पा रहे हैं इससे। और आप देख रहे हैं ना कि एक्सपर्ट हो गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के हमारे सत्य हिंदी वाले। प्राण प्रतिष्ठा कैसे होनी चाहिए, ये हर जी, लेफ्टिस्ट पत्रकार को पता है। जी, सही बात है और उन्हें ये भी पता है कि इस समय कोई मुहूर्त था नहीं, जब 22 जनवरी का कोई मुहूर्त नहीं था और उसमें संजय जी एक बड़ा मज़ेदार हुआ है, मैंने तो वीडियो भी बनाया था उसपे कि वो सतीश केसिंग हैं, जी न्यूज़ में रहे हैं बड़े पुराने पत्रकार हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, 70 प्लस हो चुके होंगे, ज़्यादा ही हो रहे होंगे अब तो। उन्हें अक्सर ये बुलाते हैं अपने चैनल पे, हालाँकि पक्के वामपंथी और प्रो कांग्रेसी हैं। उनका कहना है कि राजीव ये जो राहुल गांधी हैं, ये तो एक सत्याग्रही की तरह निकलते हैं, इस बेचारे की कौन सुनता है? बाकी सब इसकी कोई सपोर्ट करते नहीं है, अकेला निकला हुआ है ये। उन्होंने अभी एक वीडियो में आशुतोष के उसमें शो में जम के पेल दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में अगर कांग्रेस की 24 सीट भी आ जाएं तो बता देना आप, ये इंडी अलायंस दलदल है जिसमें कांग्रेस धसती चली जा रही है अंदर। राम, 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 राम। राम, राम ही कहना पड़ेगा, राम नाम जी। सत्य है। सत्य बोलो, मरा मरा मुक्ति हो रहा है। है, राम राम नहीं, मरा मरा हो रहा है सब इनका तो। अरे मरा-मरा तो साहब उससे तो मुक्ति हो जाती है। तुलसीदास हम्म, जी ने कहा है ना, उल्टा राम जपत जग जाना और वाह वाह, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बिल्कुल तो ये मुक्ति तो हो उल्टा जाएगी। भी नहीं जपा जा रहा है, ये तो राम नाम सत्य वाली बात है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो मुक्ति है। जी बिल्कुल सही बात है। तो बड़ी खराब स्थिति है, बहुत क्या कहा जाए इन लोगों का। और देखिए सबसे बड़ी परेशानी तो इन्हें हो रही है, रवीश कुमार एंड पार्टी को। ये सब जो है इस बात से बड़ा परेशान है। देखिए रवीश कुमार का जो है, आप लोग जब मेरे से बात करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं मीडिया के बारे में कुछ ज़्यादा बोल दूँ। तो रवीश कुमार का एक ही सिद्धांत है, देश में कुछ भी गलत सही हो रहा हो, उसके लिए मीडिया को ज़िम्मेदार ठहरा दो। कि साहब ये मीडिया करवा रहा है, मीडिया ये चीज़ नहीं दिखाता है, ये चीज़ दिखाता है, मीडिया ऐसे नहीं करता, मीडिया वैसे करता है। तो उनका सारा तो जोर मीडिया वालों पे चलता है कि मीडिया गलत कर रहा है, उसे ये नहीं दिखाना चाहिए। राम मंदिर की कवरेज के लिए अगर आज तक अपने वहाँ पे 4 रिपोर्टर भेज रहा है, उसे नहीं भेजना चाहिए। अगर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर वहाँ पे जा रहे हैं, तो उसे नहीं भेजने चाहिए। गलत है, ये है, फलाना है, ढिमकाना। इस बात से बड़े परेशान हैं राम मंदिर की कवरेज से। संजय जी आप बताइए, अगर जब इंडिया में वर्ल्ड कप अब हो रहा था, तो सारे इंडिया मीडिया टुडे वाले के वर्ल्ड कप दिखा रहे थे। वही वो इंडिया इंडिया टुडे की तो वैन का फ़ोटो भी डाल रहे थे ना। हाँ, वो उसने लिखा ना, वो उसने लिखा आज तक वालों ने कि आज तक की वो राम कवरेज कुछ इस तरह का वो बनाया अपना लो, उसका थीम बनाया है। तो उसने कहा बताइए अब राम कवरेज हो रही है, उस पे व्यंग कर रहा था वो एक दिन। और वो टीवी 9 वालों की जो आप बता रहे हैं, वो भी वैन मंदिर वहीं बनाया है। तो हुँ। मंदिर वहीं बनाया है वाला तो वो बढ़िया हिट फार्मूला है। मुझे लगता है आप लोगों की टी शर्ट्स भी खूब सेल हो रही होंगी। खूब मंदिर जा वहीं रही बनाया है। ये तो बहुत बढ़िया टैग लाइन है। हुँ, कह रहे थे साहब 2018 में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कब भाषण देंगे राम हाँ, मंदिर के बारे में? तारीख कब बताएंगे उसकी? तारीख कब बताएँगे? अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री ही क्यों भाषण देंगे? तो भाई सोनिया जी नहीं जा रही हैं इसलिए प्रधानमंत्री ही देंगे भाषण। जी और कोई भी नहीं जा रहा है तो प्रधानमंत्री ही देंगे भाषण। बिल्कुल। और और वहाँ की जो ट्रस्ट है वो प्रधानमंत्री को बुलाना चाहती है गेस्ट के रूप में। और देश में कोई भी अगर बड़ी इस तरह की
चीज हो रही है, कोई इस तरह का बड़ा इवेंट हो रहा है, तो प्रधानमंत्री का तो मेरा मानना है संजय जी राइट है कि वहां के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को बुलाएं। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं, इस मंदिर के में ही चले गए तो इन्हें क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो है साहब, अब कैसे दिक्कत है? अब आप उनके दिल से पूछिए ना, दिल पे क्या गुजर रही है। सारे के सारे जितने भी हैं सबके दिल पे क्या गुजर रही है। कुछ जो थोड़े बहुत जिनमें था वो तुरंत जंप कर गए दूसरी तरफ, आप देख ही रहे हैं। हाँ सही बात है। और आप 90% तो जंप कर गए। ये जो हार्डकोर है क्या करें? आरफा जी क्या कह रही हैं वैसे? आरफा जी का तो मैंने सुना नहीं है आजकल, वो तो परेशान है, वो तो काफी समय से तो इजराइल और उसके फिलिस्तीन के उससे उबर नहीं पाई वो। आजकल पता नहीं है किसका इंटरव्यू लिया है मुझे तो। और वैसे ये लोग जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बीजेपी राम मंदिर का चुनावी इस्तेमाल कर रही है। अच्छा संजय जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, अगर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं होता ये 22 जनवरी वाला, या अगले साल होता ये, तो क्या चुनाव के नतीजे बदल जाते 2024 के? बताइए क्या फर्क पड़ रहा है इससे? ना, चुनाव के नतीजे तो कमोबेश यही आने थे। बिल्कुल। इसमें ये ये तो है मतलब कि अफसन, ये मुझे ये लग लगभग रहा एक है साल कि से स्पष्ट है सब कुछ। पिछले एक ये साल जो से लोग थोड़ा बहुत भी इनको कुछ आशा थी कि ये हिंदी बेल्ट में कुछ सीटें निकाल लेंगे, क्योंकि इन्होंने जो आपने सुना ही होगा ना, जो आजकल जो उनके नीतिकार हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर 272 से एक सीट भी नीचे रोक लें। कम पे हम रोक लें बीजेपी को, तो बाकी सारे हमारे साथ आ जाएंगे। इनको पता नहीं कि बाकी सारे लोग क्या सोचते हैं। इनके लोग ही नहीं आएंगे इनके साथ में, क्या राहुल गांधी को बनाना है क्या? हाँ, राहुल गांधी के नाम पे तो कोई तैयार ही नहीं है, खड़गे का नाम ही अरे इसने इनमें से चलाया कोई था। एक दूसरे के नाम पे तैयार नहीं होने वाला। बिल्कुल, तो कोई रेडी नहीं होगा वो इसमें। जो नैरेटिव था वो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने कार्ड्स गलत खेले हैं। भाई चुपचाप रहते अगर ये, और जाके चुपचाप बैठे रहते, थोड़ा बहुत जो अपमान होता वो सह लेते। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं आए कि इनको डर था कि पब्लिक जूते मारेगी अयोध्या में यदि आ भी गए, क्योंकि अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले वो सुप्रिया श्रीनेत वाला किस्सा। हाँ, उसका चल ही रहा है, वीडियो भी आया है इसका। तो इसलिए, और और इनका बाकी तो तो आप, इनकी तो स्थिति आप ये देखिए कि अभी कल परसों बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन तक इनकी सीट शेयरिंग को लेके मीटिंग चली, कांग्रेस वालों की और सपा वालों की यूपी में। तो उसमें कांग्रेस वालों ने 30 सीटें मांगी हैं। सलमान खुर्शीद निगोशिएशंस कर रहे हैं इनकी तरफ से, कह रहे हैं कि हमें 30 सीट दे दो, 30। 2% वाली पार्टी जो है वो 30 सीटें ये मतलब अगर ये अखिलेश यादव ने इनकी बात मान ली ना, तो ये तो और भी काम आसान हो जाएगा। ये वही काम हो जाएगा जब तेजस्वी ने इन्होंने इन्हें 70 सीटें दे दी थी वहां पे बिहार में कांग्रेस वालों को। रवीश कुमार वरना जी की तेजस्वी 17 अपने दम पे ही बन जाता। रवीश कुमार की 17 जनवरी की एक ट्वीट है कि कह रहे हैं साहब, अखंड पाठ और अखंड कवरेज में क्या अंतर है? जी हाँ, ये अखंड कवरेज, सही कह रहा था मैं। हाँ, हाँ। नहीं, इस पे एक किसी ने ट्वीट इसको रिट्वीट करते हुए ये किया था कि अखंड पाठ आप किया करते थे, अब अखंड कवरेज हो रही है। एक से एक लोग हैं इन्हें जो फंसाते हैं। लेकिन आप ये बताइए मुझे संजय जी, आपने वो जैसे जो है वो पंचर वाला के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप? उसे क्यों परेशान कर रहे हो आप? पंचर पुत्र। हाँ जी। मैं आपके ट्वीट कई नहीं, दिन से देख रहा पंचर हूँ। पुत्र जो है वो भी अचानक जो है वो राम मंदिर का प्रेमी बन गया। आपको पता ही है कि संजय राउत ने एक बहुत विचित्र सा एक क्लेम किया कि साहब की जो राम मंदिर बन रहा है 3 वो किलोमीटर दूर बन रहा है जो। 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। अब अयोध्या वाले तो सिर्फ हंस रहे थे, क्योंकि वो जो पूरा जो परिसर है जिस पर सारा विवाद हुआ है उसका क्षेत्रफल है 2.77 एकड़। जी। और 1 स्क्वायर किलोमीटर भी आप ले लें 1 बाई 1 तो उसमें 250 एकड़ होते हैं। और आप उसको 3 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? तो
उसने देखा कि अच्छा ये बढ़िया मौका है, मैं भी राम भक्त बन जाता हूँ। वो उसके फैक्ट और चेक उसने करने लगा। तुरंत उसका फैक्ट चेक कर दिया, उसका फैक्ट चेक कर दिया कि नहीं नहीं साहब, ये देखिए ये जो है ये इन्होंने गलत कहा। तो उसके ऊपर मैंने कमेंट किया मैंने कहा ये जो है ये चोर इस तरह के काम करता है कि जो बिल्कुल सबको, पूरी दुनिया को पता है कि ये गलत है, उसको उठा के हाँ, ले जाएगा और अपना कि साहब ये गलत है। वाह लाखों भाई वाह। लाखों लोग अब तक देख के आ चुके हैं कि कहां पे गर्भगृह बन रहा है। लाखों लोग देख चुके हैं अब तक। वहां पे जाना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी पिछले 5-6 दिन से थोड़ी सी वहां पे सख्ती हुई है संजय जी। कई पत्रकार साथी हमारे घूम के आ गए वहां पे, फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाली है। वो गर्भगृह का केवल गेट बंद कर रखा है। अभी परसों रात उसमें जो है मूर्ति अंदर पहुंचाई गई क्रेन से। तो वो कह रहे थे खूब घूम के आए हम, तो कोई कुछ नहीं रोक रहा है, लाखों लोग देख आए। और वो कह रहे कि एग्जैक्टली वही बना है जहां पे मस्जिद गिरी थी, वही बना है। वही एग्जैक्टली। अगर आप हाँ। सोचते हो कि अगर ये कहीं कर दिया होता, तो ये जो तरह तरह के जो हैं हमारे आजकल पैदा हो गए हैं, कोई उनमें कुछ शंकराचार्य लोग भी हैं और दुनिया भर के और लोग भी हैं, वो छोड़ देते हैं इनको। बिल्कुल। वो इनको छोड़ देते क्या? अब इनको जब कुछ नहीं मिला, कोई भी सब्सटेंशियल पॉइंट नहीं मिला, तब ये चैलेंज ये लेके आए हैं कि साहब कि यहाँ पर मुहूर्त ठीक नहीं है। मुहूर्त के बारे में तो मैं बताऊँ कि काशी के प्रकांड पंडित हैं ज्योतिषी आचार्य विनय झा, उन्होंने जो पहले एक गोवर्धन पीठ का पंचांग बनाते थे, उन्होंने सीधा-सीधा चुनौती दी है माननीय शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती को। क्या आप जो हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप इस पर शास्त्रार्थ करें, और यदि आप शास्त्रार्थ नहीं करते हैं तो पदवी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि ज्योतिष जो है वो वेद होते हैं, वेदांग होते हैं। तो वेद वेदांग में वेदांग के जो 6 भाग होते हैं, वेदांग के 6 भाग होते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त। तो ज्योतिष जो है वो वेदांग का एक अंग है। यदि आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी नहीं है, तो अब आप शंकराचार्य का पद धारण करने के योग्य नहीं हैं। ये चैलेंज है, ये चुनौती है। कल मैं इसके ऊपर विस्तार से बात करूँगा नित्यानंद जी के साथ में। लेकिन ये तो कोई करते नहीं, बस कोई कुछ भी जो जिसके मुँह में आता है वो बोल देते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। शास्त्रों में ऐसा है, शास्त्रों में ऐसा है, किसी शास्त्र का रेफ़रेंस नहीं देते। तो ये तो तब हो रहा है जब कोई समस्या नहीं ये है। भी शंकराचार्यों का भी संजय जी मेल्ट डाउन ही लग रहा है मुझे। हाँ, मेल्ट डाउन ही है। मेल्ट डाउन ही है ये भी। उसी श्रेणी में गिना जाएगा इन्हें भी। जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी इस मेल्ट डाउन की। आवश्यकता नहीं थी, ये चुप भी रह सकते थे। और ठीक है, अगर किसी भी चीज को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है, तो कम से कम इस मौके पे इन्हें चुप रहना चाहिए था। हुँ। तो इनके इनके समर्थन में मुझे कोई खड़ा नहीं आता। इनके समर्थन में वही खड़े हुए हैं जो राम मंदिर के खिलाफ है। ये देखिए लौंडी क्या बोल रहा है। वो कह रहा है वंस यू डिमोलिश समवन्स सेल्फ एस्टीम एंड बेसिक ह्यूमन प्राइड, यू कैन मेक देम डू एनीथिंग। बताइए। अ, सबकी आपने जो है बेसिक ह्यूमन प्राइड ही खत्म कर दी है। ऑल दैट एजुकेशन एंड लुक एट देम रन बी ग्रेड आस्था चैनल टाइप शोज। अपने जो साथी मीडिया चैनल है उनके लिए कह रहा है कि ये बी ग्रेड आस्था चैनल टाइप शो चला रहे हैं, और ये हमारा लौंडी वाला शेखरी जो है जबरा, ये बैठ के कुड़ रहा है बेचारा। क्या करें साहब। अब दरअसल क्या है कि इनका कोई भी नैरेटिव इसमें एस्टेब्लिश हो नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों की यही है अल्टीमेटली, कि जो भी बातें हो रही हैं उसका जो है चुनाव का जो नतीजा है उस पर कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी आजकल कोई भी शो भगवान राम के अतिरिक्त और किसी पे भी आप शो कर लीजिए, चलता ही नहीं है। बिल्कुल। आप बताइए, देखिए आपको तो याद होगा कि सोनू निगम नहीं है सिंगर फेमस, सोनू हाँ। निगम का टी सीरीज वाले से 3 साल पहले बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ। उसकी भूषण कुमार की जो पत्नी है उसने बड़ा सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, और सोनू निगम ने यूट्यूब पे वीडियो डाल के धमकी दे दी थी कि मैं भूषण कुमार तेरी सारी पोल खोल दूंगा, मेरे पास बहुत वीडियो हैं, किसी अभिनेत्री का नाम लेके उसने कहा था तुम्हारे
इस तरह की बात हुई। और अभी मैं देख रहा हूं कि अभी परसों ही सोनू निगम और टी सीरीज ने कोलैबोरेट किया है और राम भजन एक गीत आया है सोनू निगम का 4 मिनट का। एक दिन में ही शायद 7 या 8 मिलियन व्यू हैं उसके, एक दिन में ही, 24 घंटे में ही। बिजनेस बिजनेस भी तो बूम कर रहा है, हर तरफ राम 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 हो रहा है। भर गया बिल्कुल। देखिए विनोद कापरी जो है हम्म, साक्षी जी के हाँ जी। वैसे लोग इनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या है हम्म। आजकल पार्किंग लॉट में मुलाकात नहीं होती क्या? क्या कापड़ी जी क्या कह रहे हैं? हैं? कापरी जी ने एक बड़ा विचित्र सा एक बनाया है कि साहब वो लैंप पोस्ट जो है वो आपके उस पे जो है वो इस तरह से मोदी जी का फोटो हाँ, चिपका वो दिया। वो दिखाया है उसमें, वो जो है वो उस पे लगे हुए हैं, कटआउट लगे हुए हैं मोदी जी के और रामचंद्र जी के। जी जी, हाँ, वो चल रहा है। वो इस तरह से तो दिख रहा है, दरअसल उसमें वो फोटो खींचने वाले की शरारत है इसमें। उसने फोटो इस तरीके से खींचा है कि वो मोदी का फोटो पहले बड़ा दिख रहा है, क्योंकि पहले सबसे आगे वो लगा हुआ है। बाद के जो कटआउट्स हैं वो पीछे के खंभों पे लगे हुए हैं, तो वो थोड़े छोटे नजर आ रहे हैं। वो ये दिखाना चाहता है कि राम से बड़ा जो है मोदी जी का कटआउट वहां पे लगा हुआ है। ये है उसकी कहानी। अच्छा संजय जी, आप राहुल देव जी को फॉलो करते हैं? नहीं है जो इधर वामपंथियों के सबसे नंबर 1 है दिल्ली के एक मीडिया। मिनट में मैं आपको आरफा का भी तो मेल्ट डाउन बता दूं। आज जी तो जी, हम मेल्ट बताइए। डाउन डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हम्म। आरफा का मेल्ट डाउन जो है वो उसने अपनी 2022 की पुरानी एक ट्वीट को आज रीट्वीट किया है। अच्छा। कह रहे हैं कि साहब कि फॉर दोज ऑफ अस हु हैव लिव्ड फॉर द बाबरी इयर्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज अ लिविंग नाइटमेयर। जिंदा दुस्वप्न देख रही हैं वो इस समय। हम्म। ये हैपनिंग राइट नाउ अच्छा, ये फॉर एक राहुल देव जी ने जो है ट्वीट किया था, जिसे हमारे ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यशवंत देशमुख वगैरह इन्होंने ये बड़ा भिड़ गए इनके साथ। मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आया कि राहुल देव जैसा आदमी वो इस तरह का ट्वीट कैसे कर सकता है, और वो उसके माध्यम से वो दिखाना क्या चाहते हैं, ये भी मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो उसे डिकोड ही नहीं कर पाया कि उनका ट्वीट आखिरकार वो है क्या। उन्होंने लिख रखा है चापलूस चैनल प्लस प्रवक्ता पत्रकार इजिकल टू मैं डैश डैश मीडिया। इसका क्या मतलब हुआ? मैं मीडिया। हाँ, मैं डैश डैश मीडिया। मैं खाली म लिखा हुआ, मैं डॉट डॉट मीडिया। ये 2 दिन पुराना ट्वीट है। ये पता नहीं क्या मतलब है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भिड़ गए इनके साथ और कह रहे हैं कि अब आप और हम तो मिलते रहते हैं, और ये ठीक नहीं है इस तरह का। मैं तो अब सोशल मीडिया पे जो है किसी के साथ इस तरह से विचार ही नहीं करूंगा। आज आपसे सार्वजनिक बहस नहीं करूंगा। हेमंत शर्मा से भिड़ गए, जो जिन्होंने किताब लिखी है, अभी किताब आने अयोध्या वाली है के उनकी। चश्मे। जी जी, हाँ हाँ हाँ। तो उनसे भिड़े हुए हैं। मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें लिखा क्या है इन्होंने, इसका ट्वीट का मतलब क्या है, मैं नहीं समझ पाया इसको। मैं तो सोच रहा था कि आपसे फोन करके पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखना चाह रहा है, गाली वाली दी मीडिया वालों को या क्या है, ये क्या चक्कर है। और जबकि राहुल देव बड़े संतुलित और बड़े तोल तोल कर बोलने वाले लोगों में से हैं। आते रहते हैं ये असत्य हिंदी पर भी आते हैं काफी, राहुल देव। हाँ, मिला वो तो आपको? ये भी कहने लगे, राहुल देव ने कहा अभी हम्म। अजीत अंजुम के यहाँ कि मुसलमान हिंदुओं के 3 पवित्र स्थानों पर अपना दावा छोड़ दें। तो अंजुम जो है वो उछल गया, क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ हम्म। दें? हैं? हम्म। छोड़ देंगे तो फिर हमारे मतलब मन ही मन कह रहा होगा कि छोड़ देंगे नहीं, तो हमारी अंजुम तो दलाली कर उछलेगा रहे हो। ही। अब आप बताइए ना, अंजुम जो है, अंजुम का क्या मतलब है? ये कौन सी बिरादरी और या कास्ट है जो ये अपना सरनेम अंजुम लिखते हैं? तो वो तो 50-50 है, दोनों तरफ है। अजीत और अंजुम, तो वो तो दोनों राहुल देव तरफ ने है। वैसे भी आजकल गांधी जी की डीपी लगा रखी है। हाँ जी, गांधी जी की डीपी लगा लिए। पहले तो मैं पहचान नहीं पाया कि कौन से राहुल देव हैं। फिर मैंने कहा कि ओहो, अच्छा ये तो राहुल देव हैं। हाँ, ये दिख ये रहा है भी ना। इन वामपंथियों का ये भी एक मुखौटा है संजय जी, कि गांधी जी का वो करना शुरू कर दो और बस अपना कुछ भी कह के निकल लो।
चापलूस चैनल प्लस प्रवक्ता पत्रकार इजिकल टू मैं डैश डैश मीडिया। पता नहीं क्या मतलब है इसका, हम तो समझ ही नहीं पाए इसको, इतना गूढ़ ये इन्होंने ट्वीट किया। आरंभ हुआ है यहाँ से, मुझे ये लग रहा है कि ये ये यशवंत देशमुख का ये ट्वीट था। अयोध्या से जुड़ी भावनाओं का असर अभी उस सुनामी की लहर है जो गहरे समुद्र से जहाज़ों से चुपचाप निकल जाती है और नाविकों को पता भी नहीं चलता। तब ये कहते हैं कि साहब हमें यह भी इतना ही स्पष्ट दिखना चाहिए कि शताब्दियों से इस राम मुग्ध लोकमन का ही सुविचारित संगठित दोहन राज सत्ता प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। तो ये काम तो भाई कांग्रेस ज्यादा अच्छी तरह से कर रही थी, और गांधी जी ने तो अपना पूरा का पूरा जो परसोना था वही राम राज्य के ऊपर ही बनाया था और संत का चोला पहन के पूरा नाटक किया था। देश को गिरवी रख दिया था। देखिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो भेजा है ट्वीट, आप अपने उसमें खोलिए, आपको दिखेगा वो। उसका स्क्रीनशॉट दिया है आपको। हाँ, चापलूस चैनल प्लस प्रवक्ता पत्रकार इज इक्वल टू मां मीडिया। अच्छा, तो क्या एमसी मीडिया कहना चाह रहे थे क्या? पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ ना कुछ ये कोई कोडेड गाली वाली लिखा है इन्होंने कुछ। हाँ, एमसी का लग रहा है मुझे तो। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। अब इन्होंने जो मां पर जो है आका डंडा लगाया होता तो और जाते साफ हो जाता। लेकिन राहुल देव जैसे आदमी से जो है ये सब मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। साहब जब मेल्ट डाउन होता है तो फिर आप राहुल देव हो चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। हाँ, ये नहीं, ये सब एक ही सतह पे आ गए हैं और इनकी जो है स्तरहीनता इससे साफ नजर आने लगी है कि ये लोग कितना परेशान हैं इन चीजों को लेकर। बहुत बहुत बुरा हाल है इस मीडिया में, और 22 तारीख तक और भी बुरा हाल हो जाने वाला है इन लोगों का। तो बड़ा इस पे चल रहा है चापलूस चैनल प्लस प्रवक्ता पत्रकार मां मीडिया। इस पे जो है कोटेड ट्वीट्स नहीं दिख रहे हैं एक भी। रिप्लाई वगैरह तो हैं, रिप्लाई तो किया हुआ है लोगों ने। अब पता नहीं उसमें भी क्या क्या लोग दिखाना चाह रहे हैं। अब पता नहीं लोग क्या समझ गए, हम नहीं समझ पा रहे, ये समझ में नहीं आ रहा संजय जी। लोग समझ रहे हैं, हम क्यों नहीं समझ पा रहे। किसी ने लिख दिया इन्हें आप दलाल हैं, कब सुधरेंगे आप। और एक ने लिख दिया है चापलूस चैनल प्लस प्रवक्ता पत्रकार इजिकल टू r.मीडिया। उसका मतलब निकाल ले, उसका क्या मतलब है। तो मैं तो यही समझा है, किसी ने कह दिया कि व्हाट यू मीन माइनो मीडिया, माइनो मीडिया कह दिया है किसी ने तो। अब ये पता नहीं मां से मोदी लिखना चाहते थे, क्या लिखना चाहते थे, क्योंकि उसके लिए तो इनके पास गोदी मीडिया वर्ड है पहले से ही, मोदी लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब मैं वाला तो कुछ समझ नहीं पाएगा इनका क्या लिखा हुआ है। तो बड़ा बुरा हाल है साहब। एक किसी ने मीम बना दिया लश्करे मीडिया। हाँ, भौंकते हैं तो भौंकने दो, कोई रिश्तेदार थोड़े ही हैं, किराए के कुत्ते हैं ये, कोई पत्रकार थोड़े ही हैं। जी, दरअसल यशवंत देशमुख ने लिखा है यशवंत देशमुख ने लिखा है कि अयोध्या से जुड़ी भावनाओं का असर अभी उस सुनामी की लहर की तरह है जो गहरे समुद्र में जहाजों के नीचे से चुपचाप निकल जाती है और नाविकों को पता भी नहीं चलता। यही लहर जब समाज के किनारे लगती है तो सबसे पुराने कयास, ज्ञान, समीकरण और पांडित्य के भवन ताश के पत्तों की तरह भर भर आ जाते हैं। उसी का मैंने पढ़ा था ना, हमें यह भी स्पष्ट दिखना चाहिए कि शताब्दियों और राम मुग्ध लोकमन का ही। असल में यशवंत देशमुख के बारे में इसका जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी ने जवाब दिया है, राम तत्व स्थायी है, लेकिन जिसे आप राम विपणन कह रहे हैं उसके बिना राम मंदिर नहीं होता। हाँ, राम मंदिर की उन्होंने वो राहुल देव को जवाब दिया, हारती भी रही, जीतती भी रही, लेकिन अब इस आशंका से क्यों भयभीत होना कि भाजपा फिर जीत जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और ये यशवंत देशमुख जो है, ये सी वोटर वाले यशवंत देशमुख हैं, इनको बड़ा घेरते हैं ये लोग। दरअसल यशवंत ने एक दिन एक चैनल पे अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि मेरे फादर जो थे वो हार्डकोर जो है वो आरएसएस फॉलोअर थे और जुड़े रहे और अब तक भी जुड़े रहते हैं। और वो कह रहे थे कि वो टीवी पर सबके सर्वे वगैरह सब देखते हैं
और वो खुलेआम मेरे से जब डिस्कस हम करते हैं तो ये मेरे पिताजी कह नानाजी देते, देशमुख के भतीजे ही तो हैं ये। अच्छा, हम्म। तो उन्होंने कहा कि मेरे बस पिताजी तो कहते हैं कि यार मुझे सब कुछ नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं, मीडिया वालों को क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जो मैं देख पा रहा हूँ वो चीज इन्हें क्यों नहीं दिखाई देती, आप सब लोगों को। हम्म। वैसे राहुल देव ने एक अच्छी बात कही, वो और बात सही भी है, वो तो क्या, क्योंकि अगर इस तरह से आप बिहेव करेंगे तो यही होगा। कह रहे हैं कि दी बेस्ट वन आई हर्ड टुडे वाज द क्विप, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर मिक्स्ड सो वेल इन सेक्युलर इंडिया दैट पीपल हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग मोदी लाइक अ रिलीजियस लीडर एंड शंकराचार्य लाइक अ पॉलिटिशियन। उन्होंने तो इसका शंकर जो है वो निचोड़ निकाल दिया एकदम अंत में। इसका जिस्ट निकाल दिया बिल्कुल। शंकराचार्य जो है वो काम हाँ, करेंगे पॉलिटिशियन जैसे, तो पॉलिटिशियन ही कहेंगे ना लोग उनको। और हाँ, वैसे सही बात है। कौन नहीं जानता कि स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो थे वो किसी राजनेता से कम थे क्या? ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम किया रामालय ट्रस्ट वाला, जो राम मंदिर का सारा श्रेय लेने का प्रयास जो नरसिम्हा राव ने किया था, हम्म, वो इन्हीं के माध्यम से तो किया था। बिल्कुल, नरसिम्हा राव तो चाहते थे कि राम मंदिर मेरे समय में ही बन जाए। मेरे समय में बन जाए, और ये स्वरूपानंद हम्म, सरस्वती उसके जो है वो प्रमुख कर्णधार बन के बैठे हुए थे वहां पे। बिल्कुल सही बात है। वो यही और यही यही तो इन्होंने चीजें अब पूरा सामने सारे आ रही हैं। ये पहले जो थे ये पॉलिटिशियन नहीं थे क्या? ये राम राज्य परिषद जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसके प्रेसिडेंट थे। कौन? स्वरूपानंद सरस्वती। क्या यह कार्य इनका राजनीति में इनकी जो सहभागिता थी इनको शंकराचार्य बनने के निर्योग्य नहीं बनाती थी? लेकिन फिर बिल्कुल भी सही हुआ। बात है। बातें सब लोग और करते हैं तरह तरह की, हाँ, लेकिन ये नहीं देखते कि शंकराचार्य महाराज जो है वो पूरा एक मठामने बना के गए हैं जिसमें लिखा है क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अरे संजय जी, इन्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम राम मंदिर के बहाने लोगों को पता लग गया कि यहाँ शंकराचार्य कौन कौन है, कौन कहाँ कहाँ के शंकराचार्य कौन है। जानता कौन था? कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग जानते थे? आप बताइए, हिंदुओं में कितने लोग जानते थे कि कौन कौन शंकराचार्य हैं, कहाँ के कौन है? जो थोड़ा सा एलीट क्लास है या पढ़ते लिखते रहते हैं जो, उनके अलावा और कौन जानता था शंकराचार्य कौन कौन से हैं? ये तो अब खबरों में आ रहे हैं, सबको टीवी दिखा रहे हैं। बताइए, वो करण थापर इंटरव्यू करने के लिए गया, और क्या किसी और परिस्थिति में करता वो इंटरव्यू इनका? तो ये तो अब उसी श्रेणी में वो आ गए हैं जैसे जैसे सतपाल मलिक है। सतपाल मलिक कुछ भी कहते हैं तो द वायर वाले चले जाते हैं उन्हें दिखाने के लिए, इंटरव्यू लेने लगते हैं उनके। तो उसी तरह से उसने सतपाल मलिक वाली श्रेणी में इन्हें भी रख लिया। जी, और क्या। अब लेटेस्ट लेटेस्ट आया है कि राम हम्म, लला के साथ माँ सीता क्यों नहीं है? हाँ बताओ। अब वो बचपन का वो लगाया जा रहा है, उसमें माँ सीता कहाँ से आ जाएगी, इन मूर्खों से पूछे, है ना? और वो राम, जो राम मंदिर बन रहा है, वो जो बालक राम है, राम लला, वो उनके स्वरूप को लेके वहां पे सारा कल्पना की गई है। वो तो उनके विवाह होने से भी पूर्व की चीजें हैं। तो ये अनुपम अनुपम सिंह का है ये ट्वीट। कह रहे हम्म। ये सवाल पूछने वाले वही लोग हैं जो अपने अब्बा से पूछते हैं कि आपकी बचपन की तस्वीर में अम्मी साथ में क्यों नहीं है? ये सब हास्य का पात्र बन रहे हैं और कुछ भी नहीं है, मजा आ रहा है। और लोग तो बड़े चाव से उसे भी देख रहे हैं कि वो मदनी साहब ने कह दिया है कि वहां राम मंदिर बना लो, मैं तो जिंदगी भर मस्जिद ही मानता रहूंगा। भाई, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या हो रहा है? तुम मानते रहो, कितने दिन रहोगे? तुम मानने से तुम्हारे क्या हो जा रहा है? नहीं नहीं, वहां ऐसे जहां ही मस्जिद बन रही है, एक ईंट नहीं लगी आपसे अभी। इनके ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ये पुराना इतिहास है, जो लोक श्रुति में जो आता है यहाँ का इतिहास, तो उसमें ये आता है कि भाई ये अयोध्या का मंदिर तोड़ने का बाबर का कोई इरादा था नहीं। ये यहाँ पे एक सूफी मियाँ जो थे वो आके पहले यहाँ पे बाबा शांता दास हुआ करते थे, उनके शिष्य बन के आ गए और फिर यहाँ पे अपनी खानका बना ली। ख़ज़ल अब्बास, ख्वाजा फ़ज़ल अब्बास अच्छा। कलंदर। और इन्होंने ये डिमांड की बाबर से, क्योंकि बाबर इनके पास कोई
लेने आया था कोई दुआ हुआ के लिए, तो इन्होंने कहा कि तो इसको पहले तुम जो है मंदिर को तोड़ो। और जब अल्टीमेटली जब तोड़ा तो बाबा जी जो थे वो विग्रह लेके चले गए हिमालय में, अपना सर धुनते हुए कि किस मुहूर्त में मैंने इनको जो है वो अपना शिष्य बनाया। तो इसलिए हाँ, आज लोग भी जो आज भी जो कर रहे हैं उनको ये और ये ध्यान तो ये रखना चाहिए भाई, शत्रुबोध ना भूल जाएँ आप। क्यों? क्योंकि जी, वो आपको शत्रु मानते हैं। आप मानो या ना बिल्कुल, मानो। यदि बिल्कुल सही सामने बात वाला है। आपको शत्रु मानता है तो आप निश्चिंत नहीं रह सकते। बिल्कुल तो सही वो बात है शत्रु संजय मानते जी। हैं क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है। हाँ, और ये जितने भी पीर फकीर हैं, ये सबसे ज्यादा धर्मांतरण तो इन लोगों ने कराया इस देश में। हाँ, बिल्कुल। इनका सबसे बड़ा काम तो यही था, मेन काम ही इनका यही था। ये तो आप सबसे जैसे ज़्यादा लोगों ने अभी अजमेर मंदिरों के वजमेर को लेके आप लोगों तुड़वाने ने जो में मुहिम चलाई, अजमेर को लेके आप लोगों ने अभी पिछले साल भी काफी कुछ लिखा था, उसके बाद से मुझे लगा चंदा वंदा इनका कुछ कम हो गया वहां चढ़ावा बढ़ावा। अब ये बॉलीवुड वाले भी जाने बंद हो गए हैं अजमेर पे, तो मुझे लगता है बॉलीवुड वाले भी नहीं जाते, वरना ये ज्यादातर पहुंच जाते थे वहां चादर वादर चढ़ाने के लिए। तो ये तो अब स्थितियाँ जो हैं इनके लिए विकट ही होती जाएँगी। तो अब तो देखिए आप केजरीवाल साहब भी सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। हम्म। देखिए, सुंदरकांड का पाठ वो बिल्कुल राम मंदिर के लिए नहीं करवा रहे, वो तो ईडी से बचने के लिए करा रहे हैं। उन्हें किसी पंडित जी ने बता दिया किसी पंडित जी ने बता दिया है। अरे आप भाई संजय जी ईडी से बचना है तो भाई हाँ, सुंदरकांड का पाठ करवाने के अच्छा जाए संजय जी आप बताइए, कभी कभी क्या साक्षात होता है। रामलला के चरणों में चले जाओ भाई। हाँ संजय जी, कई बार होता है ना हमारे यहाँ हिंदुओं में जो है एक वो है कि घर में कई बार क्या हो जाता है कि यार 2-3 मौत हो गई, या कोई बिजनेस में घाटा हो गया, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, सही नहीं हो पा रही हैं, चोरी हो गई, वाहन चोरी हो गया, तो इस तरह की चीजें जब हो जाती हैं तो कई बार पंडित जी कह देते हैं जी सुंदरकांड का पाठ करवा लिया करो, कभी साल 2 साल में एक बार करा लेना चाहिए। तो हनुमान जी के से जुड़ी हुई है सुंदरकांड की सारी जो महिमा है, तो बल और रक्षा ये सब चीजें उसमें जुड़ जाती हैं, तो फिर वो इंसान करा लेता है। तो मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ये कहा गया है कि जब तक आप बाहर हो, और ये अभी पहली बार नहीं हुआ, ये तो हर महीने के पहले मंगलवार को होता रहेगा, ये तय कर लिया गया है। तो इसका अच्छा। राम मंदिर से, हाँ जी, हर मंगलवार को सारे विधायक पार्षद जहां भी जिसकी जो क्षमता है उसके हिसाब से अपने अपने यहाँ सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। तो आप बताइए, राम मंदिर का होता तो सिर्फ इस बार होता, 22 जनवरी के बाद तो फिर राम मंदिर का फिर क्यों कराएंगे? तो ये असली मामला ईडी का है, इन्हें किसी ने बताया है कि भाई आपका समय खराब चल रहा है, आप जो है वो सुंदरकांड का पाठ कराओ रेगुलर। और फिर उसके चक्कर में इनका वो वीडियो वायरल होने लगा कि मेरे जो है नाना जी या दादी, पता नहीं किसका कहा था, कि उन्होंने तो ये कह दिया था कि भाई ये जो है मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है, ऐसे मंदिर में मैं नहीं जाना चाहूंगा। वो वीडियो निकाल रहा है लोग इनका पुराना, पता नहीं किसी चैनल का, वो बड़ा वायरल हो रहा है आजकल, जिसमें केजरीवाल ये कह रहे हैं। तो ये कम्युनिस्ट है केजरीवाल, इनकी पूरी टीम जो है वो कम्युनिस्टों में से निकली हुई है। और शुरुआत में जब इनकी राजनीति यहाँ हुई थी दिल्ली में शुरू, सारे जेएनयू के लड़के, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जेएनयू के लड़के, वो सब सपोर्ट कर रहे थे इसके। जो उसमें निर्भया वाले मामले में सब पूरी टीम लगी हुई थी, वो सब की सब केजरीवाल के साथ आ गई थी उस समय यहाँ पे। तो ये तो पक्के कम्युनिस्ट हैं केजरीवाल। ये सब आप उसके वीडियो देखिए, इनकी पत्नी बता रही है कि कौन से पेज पे पढ़ना है उन्हें। वो जो राम सुंदरकांड की किताब लेके बैठे हैं, ये पत्नी बता रही है कि यहां से बोला जा रहा है, ये पढ़ो, ये पेज आप देखिएगा, उस वीडियो को दिखा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल कह रही है कि यहां से पढ़ा जा रहा है, ये पढ़ो मजेदार है विग्रह इनका। भी विग्रह भी इतना सुंदर बना है कि उसको देखने के बाद लोग जो है वैसे ही पूरी तरह से अभिभूत हैं। जी, और बहुत उधर बहुत ऊपर से सुंदर। मोदी मोदी जी ने और वो पूरा अनुष्ठान अपना बना रखा है, तो उसकी हाँ, लोग कल चर्चा कल करते वो हैं तो कल एक बहुत अच्छी वो बाकी हुई सारे है कि वो वर्ल्ड वाइड जितने भी डाक टिकट भगवान राम पे जो है बने हैं, उन सब का एक कलेक्शन भी तो कल जारी किया है। वो भी एक बहुत बढ़िया काम हुआ है। पूरी दुनिया में जितने भी डाक टिकट जारी हुए थे स्टैंप्स, उन सब का एक कलेक्शन बनाया गया है, वो भी जारी किया गया है कल। तो आइए फिर आज की चर्चा को फिर यही विराम देते हाँ, हैं। आज की अ, चर्चा तो ये ऐसी तो है कि हम इसे 3-4 घंटे करते रहेंगे तो ये ये तो चलती रहेगी। ये तो आनंद मुझे लगता है कि अभी तो हम 22 तारीख से पहले एक बार और लेना पड़ेगा। बिल्कुल लेंगे जी, बिल्कुल।
बिल्कुल लेंगे, आनंद लेंगे इसमें और इस पे वीडियो खूब बनाएंगे। इसी के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय और हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम।